नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच ये छठे दौर की वार्ता है। केंद्र ने बातचीत के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनकारी किसानों के 40 संगठनों को एक पत्र लिखा था। वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के मसौदे पर विचार विमर्श होगा। सरकार ने दोहराया है कि वो स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्ति संगत समाधान करने को प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को रवाना करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार की नीतियां पूरी तरह स्पष्ट हैं और पारदर्शी भी। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों एवं कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की हैं। ये पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों के नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। उन्होंने कहा, हमारी विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। केंद्र ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी के बावजूद करीब 18 माह की अवधि में ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए बिजली उपभोक्ता बने हैं। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री आर.के. सिंह के साथ ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 से हमारे FM गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। राजकोट एम्स सन 2022 के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें 750 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल की व्यवस्था है, जिसमें 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी शामिल है।
यहाँ MBBS की 125 और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 286 रोगियों की मौत हुई है। अभी तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटे में 11,20,000 से अधिक जांचें की गई और अभी तक 17 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अभी तक 17 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। ब्रिटेन से भारत लौटे 20 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। इनमें वो 6 लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 3 को बेंगलुरु के निमहंस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और एक व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि वायरस का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं में 107 नमूनों की जांच की गई। सरकार ने वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG प्रयोगशालाएं निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्यों को निगरानी बढ़ाने, कंटेनमेंट, जांच और जांच के नमूने 10 INSACOG प्रयोगशालाओं में से किसी एक को भेजने की नियमित रूप से सलाह भी दी जा रही है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के नए रूप पर भी कारगर होगा। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अब प्रभावी नहीं होगा। वायरस के नए रूप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री राघवन ने कहा कि नए रूप में 17 महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में सामने आया वायरस का नया रूप अधिक संक्रामक है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को और बढ़ाता नहीं है। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा और इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा भी शीघ्र की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के नेतृत्व में संयुक्त निगरानी समूह और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य की संयुक्त अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यबल के सुझाव के आधार पर यह सिफारिश की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर बनने यानी जिनसे व्यापक रूप से संक्रमण फैलने की आशंका हो, उनका समय रहते समाधान किया जाए। ये निर्देश भी दिया गया है कि नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के उपाय किए जाएं। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि शिवमोगा में 4 और बेंगलुरु में 3 लोगों में कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि ब्रिटेन से वापस आए 27 संक्रमित लोगों में से 7 में वायरस का नया रूप मिला है।
कोरोना वायरस के नए स्वरूप को नियंत्रण में रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड से लोगों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए रूप की पहचान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण की मदद लेने का निर्णय लिया है। अभी तक ऐसे 10 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 474 मामले दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,939 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है। राज्य में अभी तक 2,26,000 मरीज कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.58% हो गई है। अभी तक 2,46,000 रोगी वहां पर स्वस्थ हो चुके हैं। उधर पंजाब में कोविड संक्रमण की दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। कल कोविड के 215 मामले सामने आए थे, जबकि 377 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। त्रिपुरा में आज कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर मात्र 126 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 नए मामले वहां सामने आए और 14 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में कल शाम तक 5,75,000 नमूनों की जांच की गई थी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। समाचार पत्रों से प्रस्तुति हिंदी एकांश, वाचन स्वर नीलम मलकानिया। 30 दिसंबर 2020 के लिए देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय लिखे हैं और साथ ही अन्य खबरें सुर्खियों के रूप में सामने आई हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से गरीब जनता को चोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान अमर उजाला की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रदर्शन करें पर संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। पीएम ने देश के पहले फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन, कहा इससे खेती को फायदा होगा। वहीं जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, विकास को राजनीति से दूर रखें। दैनिक भास्कर की खबर है, आज किसानों से सरकार की बातचीत, कृषि मंत्री बोले समाधान की उम्मीद। नवभारत टाइम्स ने वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का ये बयान दिया है, चीन ने भारी तैयारी की, हम भी तैयार। सभी राज्यों को मिलेगा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पैसा। दैनिक जागरण के बॉक्स में है, व्यावसायिक वाहन फास्ट टैग के बिना दिल्ली नहीं आ सकेंगे। हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान खींचती है, व्हाइट हाउस में कश्मीर की आयशा को बड़ा जिम्मा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिजिटल रणनीति टीम में आयशा शाह को पार्टनरशिप मैनेजर बनाया। ITR दाखिल करने की कल आखिरी तारीख। दैनिक भास्कर के बॉक्स में है, एडिलेड की हार का बदला मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी मात। नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ की खबर है, रेलवे ने बनाया स्विट्जरलैंड में चलने वाले विस्टाडोम की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधा युक्त पारदर्शी कोच। अमर उजाला में है, भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला कोच बनाने में कामयाबी पाई। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राम मंदिर निर्माण स्थल के नीचे सरयू की धारा नए सिरे से तैयार किया जा रहा है नींव का डिजाइन। दैनिक भास्कर लिखता है, सोमनाथ के भूगर्भ में मिला मंदिर जैसा 3 मंजिला निर्माण, धातु की प्रतिमा और सुरंग भी 1 साल के सर्वेक्षण के बाद खुलासा। अनुमान शीर्षक से हिंदुस्तान की खबर है, कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ खत्म होगा ये साल, रविवार को बारिश संभव। बंगाल चुनावी जीत के लिए, इस शीर्षक से नवभारत टाइम्स अपने संपादकीय में लिखता है, अपने देश में चुनाव धीरे धीरे ऐसी जंग में बदलते जा रहे हैं जिसमें सब कुछ जायज माना जाता है, लेकिन बात पश्चिम बंगाल की हो तो मामला कुछ एक डिग्री और सीरियस हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस वहां किसी भी कीमत पर अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है, जबकि बीजेपी को इस सीमावर्ती राज्य में अपने लिए बड़ी उम्मीद दिख रही है। दोनों पार्टियां इस लड़ाई में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने को तैयार दिख रही हैं। नतीजा उन विवादों के रूप में देखा जा सकता है जो समय समय पर सामने आ रहे हैं और राष्ट्रीय ख्याति के ऐसे व्यक्तियों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं
जिनका इस चुनावी राजनीति से सीधे कोई वास्ता नहीं है। क्रिकेट के प्रिंस ऑफ कोलकाता के रूप में मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा प्रमुख सौरव गांगुली ने प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके अगले दिन वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित उस समारोह में शामिल हुए जहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। दोनों ही घटनाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें राजनीतिक चर्चा का विषय बनाना जरूरी हो। बावजूद इसके ये खबर गर्म हो गई कि गांगुली की बीजेपी से नजदीकी बढ़ती जा रही है और वो जल्द ही इसमें शामिल होकर पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई को दीदी बनाम दादा का रूप दे सकते हैं। गैर बीजेपी हलकों की ओर से गांगुली को निशाना बनाने के लिए इतना काफी था। ऐसा ही एक अप्रिय विवाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को लेकर शुरू हुआ, जब उन पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने शांति निकेतन में गैर कानूनी ढंग से जमीन हथिया रखी है। ये आरोप उस दिन सामने आया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। ध्यान रहे, विश्व भारती ने देश को एक नहीं बल्कि 2 नोबेल विजेता दिए हैं। ऐसे में चुनावी लड़ाई में इस संस्थान का इस्तेमाल किसी को भी चकित कर सकता है। बंगाल को भारत में नवजागरण की चेतना का अग्रदूत कहा जाता रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों या स्वामी विवेकानंद या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पूरा भारतीय समाज स्वयं को किसी न किसी रूप में इनका ऋणी मानता है। एक चुनावी मुकाबले में अपना हाथ ऊपर करने के लिए इन महापुरुषों का इस्तेमाल करने की कोशिश बंगाली अस्मिता के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। मगर लड़ाई में सब कुछ जायज मानने वाली चुनावी समझ किसी भी पक्ष को संयम बरतने के लिए तैयार नहीं कर पा रही है। एक तरफ महापुरुषों को अपनाकर उनकी आभा से खुद को प्रकाशित करने की बीजेपी की मुहिम है, तो दूसरी तरफ उसे बाहरी ताकत बताते हुए इन महापुरुषों को बंगाल तक सीमित करने की तृणमूल की जवाबी रणनीति। यकीन मानिए, इस क्रम में दोनों देश की सांस्कृतिक बौद्धिक चेतना को कुछ न कुछ नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। सामयिक वार्ता। विषय: भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंध फिर मजबूत किए। आलेख डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का 30 दिसंबर 2020 के लिए। कतर खाड़ीय क्षेत्र में ऐसा एक महत्वपूर्ण देश है जिसके पारंपरिक रूप से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं। ऊर्जा क्षेत्र, व्यापार, निवेश और विदेशों में रहने वाला भारतीय समुदाय इन द्विपक्षीय संबंधों का आधार हैं। कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है और भारत के लिए LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सन 2004 में भारत ने कतर के साथ 7.5 मिलियन टन LNG के सालाना आयात का 25 साल के लिए समझौता किया था। 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई, तब बाजार की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए दोहा ने LNG की कीमतों में कमी करने का भारत का अनुरोध स्वीकार किया था। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कतर की स्थिति और भी मजबूत हो गई। भारत कतर से सर्वाधिक LNG आयात करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। इस तरह ये कतर की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर रहा है। कतर दुनिया में भारत के पहले 25 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2019-2020 में कतर के साथ भारत का व्यापार 10.95 अरब अमरीकी डॉलर था। ये संयुक्त अरब अमारात और सऊदी अरब के बाद खाड़ी सहयोग परिषद देशों में भारत का तीसरा व्यापारिक साझेदार है। दूसरी ओर भारत कतर के पहले 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कतर से भारतीय बाजारों में बहुत निवेश भी किया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों के बीच भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का चौथा सबसे बड़ा स्रोत कतर ही है। भारतीय भी कतर के कारोबारी माहौल में हर प्रकार से योगदान कर रहे हैं, खास तौर से निर्माण तथा सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर। 7 लाख भारतीय कतर में रहते हैं, जो कि वहां रहने वाला आबादी का 25% हिस्सा है और सबसे बड़ा समुदाय है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की कतर की हालिया 2 दिवसीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है
खास तौर से ऐसे समय में जब भारत कोविड-19 महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करके खाड़ी देशों के साथ अपने व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। भारत और कतर ने कोविड-19 से लड़ते हुए कठिन समय में भी अपना कूटनीतिक और राजनीतिक विचार विमर्श बनाए रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान आमिर तमीम से 3 बार टेलीफोन वार्ता की और दोनों नेता कोविड-19 महामारी को हराने के लिए आपसी सहयोग बनाए रखने को सहमत हुए। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कतर के उच्च नेतृत्व से मुलाकात की और परस्पर हित वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने फादर आमिर शेख हमद अल थानी से मुलाकात कर भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंधों के विकास में उनके योगदान की सराहना की। आमिर तमीम से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का निजी संदेश देते हुए उन्हें भारत आने का न्योता दिया। आमिर तमीम ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए शीघ्र भारत आने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी से अपनी वार्ता याद करते हुए जनाब तमीम ने कहा कि दोनों नेताओं ने निवेश और ऊर्जा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए निवेश हेतु एक कार्यबल के गठन पर सहमति व्यक्त की थी। डॉक्टर जयशंकर ने महामारी के दौरान भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कतर के नेताओं को धन्यवाद कहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और आंतरिक मामलों के मंत्री खालिद बिन खलीफा अल थानी के अतिरिक्त उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से भी मुलाकात करके विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 2021 में भारत और कतर के संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक के लिए विदेश मंत्री को भारत आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। परस्पर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश मंत्री जयशंकर ने व्यापारिक माहौल तथा बाजार की संभावनाओं के बारे में कतर के कारोबारियों से भी वार्ता की। इस दिशा में फ्लैगशिप योजनाओं जैसे कि मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों का भी उल्लेख किया गया। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए और कोविड-19 के खिलाफ भारतीय लड़ाई में साथ देने के लिए भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। भारत खाड़ी देशों से द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ करने के काफी प्रयास कर रहा है। कतर इस क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है और डॉक्टर एस जयशंकर की व्यापार, निवेश तथा वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कतर की इस यात्रा को सफल कहा जा सकता है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।